नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स कुछ दिनों में बनेंगे, लगभग 5 से 6 दिनों में, मैं उन सभी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। लगभग 30 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में बनने वाले जो करंट अफेयर्स है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड स्टैटिक्स जीके को भी देखेंगे और कोर रिलेट कर जितनी भी बातें आएंगी उन सभी को देखेंगे। ठीक है। और यह जो करंट अफेयर्स है यह आपके झारखंड के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो जैसे सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो या कोई सा भी एग्जाम हो जो कि झारखंड में कंडक्ट होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम सारी चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम इस करंट अफेयर्स की ओर और देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें खास रहने वाली हैं, जो कि लगभग हमारे यहाँ पे 30 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में बनी है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के साहेबगंज डेयरी प्लांट, ठीक है, साहेबगंज डेयरी प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ए आलमगीर आलम, बी बादल पत्रलेख, सी हेमंत सोरेन और डी बन्ना गुप्ता। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन उनके साथ यहाँ पे आलमगीर आलम भी गए थे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वह यहाँ पे हेमंत सोरेन होगा। ठीक है, हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए इसके संदर्भ में जो बातें हैं उनको हम जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो उद्घाटन हुआ है यह साहेबगंज में किया गया है। साहेबगंज में जो डेयरी प्लांट खोला गया है वो मेधा का खोला गया है, तो यहाँ पे उसका उद्घाटन हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। यहाँ पे कुछ मंत्री विस्तार भी हम देखेंगे और जो ऑप्शन में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं कि आलमगीर आलम के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य के यहाँ पे मंत्री विभाग के ये मंत्री हैं। और भी है बादल पत्रलेख, तो यहाँ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग इनके पास है। और यहाँ पे डी ऑप्शन में था बन्ना गुप्ता, तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्री एवं आपदा प्रबंधन इनके पास है। ठीक है, बाकी यहाँ पे साहेबगंज के बारे में कुछ बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि झारखंड सीएम इनॉग्रेटेड डेयरी प्लांट मेधा मिल्क प्रोडक्शन नाउ एट प्रज्ञा केंद्र। ठीक है, यहाँ से इसका उद्घाटन किया गया और इनके साथ यहाँ पे आलमगीर आलम भी मौजूद थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के सीएम के द्वारा ना ये इनॉग्रेट किया गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलमगीर आलम और श्री बादल ये दोनों भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। साथ ही साथ यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे श्री हेमंत सोरेन वहाँ पे उपस्थित थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे मंत्री विस्तार जो है झारखंड में, उन सभी को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंत्री के बारे में बात आई ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो झारखंड में मंत्री हैं उनकी 12 यहाँ पे संख्या होती है, मतलब कि हमारे यहाँ पे 15% से ज़्यादा यहाँ पे ये सीटें नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि श्री हेमंत सोरेन जो कि जेएमएम पार्टी से संबंधित हैं, वो मुख्यमंत्री हैं अभी। ठीक है, साथ ही साथ उनके पास कुछ और भी मंत्री विभाग है, जैसे कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा गृह और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग। ठीक है, इन सभी जो विभाग है वह यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह हेमंत सोरेन के पास दिया गया है। तो मैंने जो यह बात बोली थी कि मैंने बोला था कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे जो कि 2003 में किया गया था उसमें 15% से ज़्यादा यहाँ पे सीटें झारखंड में नहीं हो सकती। तो 81 है तो उसका 12% यहाँ से उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 12 से ज़्यादा यहाँ पे सीटें नहीं हो सकती। दूसरा है आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो मंत्री परिषद में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो कांग्रेस और जेएमएम और कुछ पार्टियों को मिलाकर यहाँ पे बहुमत साबित करते हुए यहाँ पे जेएमएम ने सरकार बनाई है। ठीक है, तो ये श्री आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस से मंत्री हैं, उनको ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज एवं एनआरईपी मतलब विशेष प्रमंडल विभाग के मंत्री बनाया गया है। और तीसरा नंबर पे श्री रमेश उरांव जो कि मंत्री कांग्रेस से हो जाएंगे, योजना सहस वित्त और वाणिज्य विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग के मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पीडीएफ के तौर पे आप सभी को दे दिया है, तो उसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मंत्री से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब साहेबगंज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक बार जानना जरूरी होगा साहेबगंज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका गठन 7 मई 1983 को किया गया था और इसका मुख्यालय साहेबगंज में हो जाएगा। क्षेत्रफल यहाँ पे देखें तो 2063 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या जानना जरूरी नहीं है, 10 की जनसंख्या वृद्धि भी नहीं जानना जरूरी है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। साक्षरता दर की बात करें तो 52.04% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अनुमंडल की बात करें तो 2 अनुमंडल है, जिनमें कि साहेबगंज एवं राजमहल हो जाएगा, और प्रखंड यहाँ पे 9 हो जाएंगे। आपको अनुमंडल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि अनुमंडल यहाँ पे कितने हैं।
तो यहाँ पे अनुमंडल हो जाएंगे 2, ठीक है। और विधानसभा क्षेत्र अगर बात करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, राजमहल, बोरिया और बरहेट, ठीक है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ से 80 और 133 भी यहाँ से गुजरता है। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो साहिबगंज मात्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। साथ ही साथ गुमनामी, ब्राह्मणी, बांसोलोई और पालसी, अजय नदियाँ भी यहाँ से गुजरती है। प्रमुख खनिजों की बात करें तो कोयला, इमारती पत्थर, नीलम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। प्रमुख उद्योग तो मेटल प्रेस वर्क्स और टिनकेन विनिर्माण कंपनी। और प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे तिलियागढ़ का किला, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, दामने को, मोतीझारा जलप्रपात और राजमहल की पहाड़ियाँ और भगवा कुआं आदि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें साहिबगंज से रिलेटेड थी, तो आपको जानना जरूरी है। मुख्य तौर पे आपको साहिबगंज के बारे में, इसकी स्थापना, इसका स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पे लिंगानुपात और साक्षरता दर, ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। अनुमंडल और साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है उनको एक बार आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रतिवर्ष हूल दिवस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है ना। तो प्रतिवर्ष हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 15 नवंबर, 30 जून, 9 जून और डी 9 अगस्त। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे 15 नवंबर की बात करें तो यहाँ पे 15 नवंबर को हमारा राज्य गठित हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। साथ ही साथ यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मनाई जाती है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था 1875 में। साथ ही साथ 9 जून की बात करें तो यहाँ पे 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में इनका शहादत दिवस मनाया गया था। और 9 अगस्त की अगर बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। यह भी आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपको इस करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हूल दिवस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि हूल दिवस के बारे में यहाँ पे चीज़ें आई है ना, तो उन सभी को जानना जरूरी है। हूल दिवस जो कि हूल क्रांति से रिलेटेड है, जिसे संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू विद्रोह या मुक्ति आंदोलन या फिर इसे खूनी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हूल का मतलब होता है क्रांति या बगावत, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध में इस क्रांति को स्टार्ट किया गया था। 23 जून 1855 में हूल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 30 जून से जो 1855 में था, 23 जून को सबसे पहली बार यहाँ पे हूल दिवस को मनाया जाने लगा 1855 से, ठीक है। संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि संथाल परगना का जो प्रथम जन क्रांति था वह हूल क्रांति हो जाएगा। अगर वैसे आपको ध्यान देना होगा तो प्रथम जो व्यापक विद्रोह और सुसंगठित विद्रोह हो जाएगा वह कोल विद्रोह हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो सबसे पहले जो जनजातीय जिन्होंने अपना बलिदान दिया था क्रांति में, और चाहे भारत की पहले बात करें तो तिलका मांझी हो जाएंगे जिन्होंने अपना पहला बलिदान दिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा चीज़ें बताई जाती है कि भारत का प्रथम जन क्रांति, ठीक है, जो भारत का प्रथम जन क्रांति था वह हूल क्रांति को ही माना जाता है। यह कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। इसमें नेता जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वह सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे 6 इसके इंपॉर्टेंट नेता थे, ये आपस में भाई बहन थे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से, कहाँ से? भोगनाडीह गांव से नारा दिया गया, अपना देश अपना राज्य, ठीक है। अपना देश अपना राज्य, यह नारा दिया गया। उस समय से यह जो हूल दिवस है मनाया जाने लगा। हजारीबाग से जो नेता थे लुम्बाई मांझी और अंजुर मांझी, ठीक है। और बीरभूम से जो नेता हो जाएंगे वो गोरा मांझी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें हो जाएंगी कि आपको याद रखना होगा कि हूल दिवस कब से मनाया जाने लगा, साथ ही साथ इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे और कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या चीज़ें बोली गई थी और इसके अनइम्पोर्टेंट नेम क्या है, तो वह भी आपको ध्यान रखना होगा। संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू विद्रोह और मुक्ति आंदोलन, साथ ही साथ खूनी आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आगे हम बात करें यहाँ पे कुछ और चीज़ों की, तो जैसे कि आपको बता दूं कि 1855 के एक्ट 37, ठीक है, यह बात इंपॉर्टेंट है। 1855 का एक्ट 37 के अनुसार दामने को का नाम बदलकर, ठीक है, जो दामने को है उसका नाम बदलकर संथाल परगना रख दिया गया, ठीक है। तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी होगी। व्यापक नरसंहार के कारण इसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह बातें आप सभी को ध्यान रखनी होगी। और संथाल परगना में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और देवघर, ये यहाँ पे 5 जिले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हूल दिवस से रिलेटेड थी, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जो हेमंत सोरेन है हमारे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे हूल दिवस के दिन यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई थी सिद्धू कानू को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
हाल ही में जारी किए गए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण 2022। देखिए अब यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ आ गया, तो मैं क्या बताऊँ, झारखंड में इतने अच्छे न्यूज़ बनते नहीं हैं। अब मैं उन सारे न्यूज़ को तो उठा नहीं सकता हूँ जो कि ज़्यादा चर्चित नहीं रहते हैं, तो उनको ज़्यादा बनाकर मैं क्या करूँगा, आप सभी का स्टफ बढ़ जाएगा, आपको अच्छे करंट अफेयर्स नहीं मिल पाएंगे और एग्जाम में उससे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, सिर्फ आप पढ़ के रह जाइएगा। तो ऐसा क्यों पढ़ना। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे खर्चीला शहर कौन सा है, मतलब सबसे कॉस्टली जो सिटी हो जाएगा कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं हांगकांग, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और ज्यूरिख। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, हांगकांग, जो कि सबसे खर्चीला शहर हो जाएगा, सबसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ऊपर का यह शहर आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे महंगा शहर हांगकांग हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ज्यूरिख और तीसरे नंबर पे बासेल और चौथे नंबर पे बर्न आ जाएगा। इनमें 5 महाद्वीपों में से, ठीक है, हमारे यहाँ के जो 5 महाद्वीप हैं, टोटल 7 है, लेकिन उनमें से 5 को यहाँ पे शामिल किया गया। उनमें से 227 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिनमें कि भारत के टॉप 100 में तो नहीं आया शहर, कोई भी एक सिटी नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मुंबई का 127वां स्थान रहा, जो कि भारत की दृष्टि से प्रथम स्थान रहा। दिल्ली 155 स्थान, जो कि भारत की दृष्टि से दूसरा स्थान, और चेन्नई यहाँ पे 177वां स्थान पर रहा, जो कि भारत की दृष्टि से तीसरा स्थान पर रहा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपसे अगर पूछे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे जो प्रथम स्तर पे जो शहर रहा वो कौन सा रहा, तो हांगकांग हो जाएगा, और साथ ही साथ भारत में सबसे ऊपर कौन सा रहा, तो मुंबई हो जाएगा 127वां स्थान पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। तो मैंने इसे क्यों यहाँ पर शामिल किया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसे झारखंड से रिलेटेड इसमें कुछ न्यूज़ है, उसे भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। नेशनल न्यूज़ है, फिर भी मैंने इसे यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन है रूबल शेखावत, मानाशा वर्नसी, सिन्नी सेठी और डी यहाँ पे हरनाज कौर संधू। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सिन्नी सेठी को यहाँ पे मिस इंडिया 2022 का खिताब यहाँ पे दिया गया। कर्नाटक की सिन्नी सेठी जो कि मिस इंडिया 2022 बनी, ठीक है, यह कर्नाटक से बिलोंग करती है, यह भी बात आपको ध्यान रखना होगा। अगर बात करें मिस इंडिया की तो यह मिस इंडिया 58 एडिशन था, ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस थे, उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि रूबल शेखावत। तो रूबल शेखावत जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, वह यहाँ पे फर्स्ट रनर अप रही, ठीक है, फर्स्ट रनर अप रही, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मानसा वाराणसी है, तो ये इनके द्वारा मिस इंडिया 2020 जीता गया था, ठीक है। और 7th एडिशन जो था मिस वर्ल्ड का, उसमें भी इनका नाम शामिल है, ठीक है। और यह हैदराबाद से बिलोंग करती है, ऐसा नहीं कि वाराणसी का नाम देखकर आप उत्तर प्रदेश का यहाँ पे टिक कर दें, यह हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी होगी। और हरनाज कौर संधू की बात करें तो यह मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 की खिताब इनके द्वारा जीता गया। साथ ही साथ यह मिस दीवा यूनिवर्स भी 2021 की रही थी। अगर यहाँ पे कुछ और चीज़ों की बात करें तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट मिस यूनिवर्स अगर बात करें भारत की तरफ से तो सुष्मिता सेन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 1994 में इनके द्वारा यह खिताब जीता गया। अगर हम आगे बात करें तो मिस वर्ल्ड जो रही थी फर्स्ट, वह भारत से रही थी 2017 में रीता फारिया, ठीक है, रीता फारिया, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आगे हम यहाँ पे वेन्यू की बात करें तो यह मुंबई में इसका आयोजन किया गया था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। अब झारखंड की यहाँ पे मैं बोला था कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि झारखंड से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिया तिर्की, ठीक है, एक नाम आया है यहाँ पे रिया तिर्की, जो कि झारखंड से रिलेटेड है, तुपुदाना से रिलेटेड है, इनका घर यहाँ पे तुपुदाना में है, रांची में। यह भारत की पहली महिला आदिवासी थी जो ग्रैंड फाइनल तक मिस इंडिया में गई थी। आज से पहले कभी भी कोई आदिवासी यहाँ पे नहीं गया था, तो यह पहली थी और यह झारखंड से रिलेटेड थी, ठीक है। तो झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस इंडिया 2022 विनर सिन्नी सेठी फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी होगी। यह 21 साल की हैं, बहुत ही कम एज में इन्होंने यह खिताब जीता है, यह मात्र 21 साल की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई। तो आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, रांची, चेन्नई, लखनऊ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसकी स्थापना रांची के BIT मेसरा में इसकी स्थापना की जाएगी।
VIT का फुल फॉर्म हो जाएगा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे CK बिरला और कुलाधिपति हो जाएंगे रमेश बैस। ठीक है, चांसलर हमेशा यहाँ के गवर्नर होते हैं। ठीक है, जो स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके चांसलर गवर्नर होते हैं। और कुलपति की बात करें तो डॉक्टर इंद्रनील मन्ना हो जाएंगे और इसका स्थान रांची झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, VIT मिश्रा हो जाएगा। ओके, ये सारी बातें आपको जाननी होंगी। तो ये सारे कुछ करंट अफेयर्स थे जो कि आपके 30 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में थे। तो ये आपके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल चलाया गया है जहाँ कि आप जाकर डेली क्यूजे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ की 4 PM झारखंड की, 7 PM नागपुर की और 8 PM खोटा की यहाँ पे क्यूजे कराई जाती है, जो कि हाल ही में होने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप सारे क्यूजे अटेम्प्ट कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट टाइम आपका चल रहा है तो 199 रुपीज़ में 50 फुल एंड टेस्ट परचेज कीजिए और डेली रेगुलर बेसिस पे मारिए। अभी से 50 दिन आपके पास बचे हैं तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, और 199 रुपीज़ में मैंने बता दिया, और साथ ही साथ 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पे उत्पाद सिपाही के लिए 10 फुल एंड टेस्ट पेपर 2 के लिए खोटा के लिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसे भी आप परचेज कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।